हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। दोस्तों, आज हम फिर आपके साथ जुड़े हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो चला है जो HPPSC शिमला हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा PGT की परीक्षा करवाई जा रही है विभिन्न विषयों में। उसमें हिंदी भी विषय है, तो उसी हिंदी विषय को लेकर हम आपके बीच पहले भी कोई ना कोई संवाद को लेके जुड़े हुए थे। और आज जो हम आपके साथ जुड़ रहे हैं वो जुड़े हैं कि जो PGT हिंदी में सिलेबस अपडेट हुआ है उसमें निर्धारित रचनाओं पर जो है वो वीडियो बनाई जा रही है। तो आज पहली वीडियो है, हालांकि इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं और कुछ बच्चों ने जो नोट्स मंगवाए थे, हस्तलिखित नोट्स, वो निर्धारित रचनाओं पर नहीं थे। बाकी जो आपके संपूर्ण साहित्य है उनके वन लाइनर के रूप में लिखे हुए थे और उसमें हस्तलिखित हाथ से लिखे हुए थे। हिंदी साहित्य के भी भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के थे और उसमें आपका व्याकरण का और तथा बीएड पोर्शन जो लगा वो सारा था। तो बच्चों ने मैक्सिमम जिन्होंने भी मंगवाए हैं उनकी ओर से भी अभी तक कोई जो बार बार कॉल आ रही थी या मैसेजेज आ रहे थे वो आ रहे थे कि सर जो निर्धारित रचनाएं हैं उनका जो कंटेंट है वो नहीं मिल पा रहा है। तो हालांकि तैयार हो भी रहा था लेकिन थोड़ा सा उसमें बीच में विघ्न पड़ गई और वो काम सारा अधूरा रह गया। लेकिन अब इतना जल्दी वो तैयार तो नहीं हो पाएगा। हाँ, इतना कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए जितना पॉसिबल हो सके एक एक दिन एक रचना को लेकर आपके बीच जुड़ेंगे जितना समय मिल पाता है। तो हम आज जो जुड़े हैं आप लोगों के बीच वो जुड़े हैं कि PGT हिंदी में जो कहानी का पोर्शन लगा है उसमें पहली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। इसी पर आज चर्चा करेंगे। जो एक टोकरी भर मिट्टी है वह रचना लिखी गई है माधव राव सप्रे के द्वारा। ठीक है, इसके राइटर कौन है? माधव राव सप्रे, इनके द्वारा रचित रचना है एक टोकरी भर मिट्टी, माधव राव सप्रे के द्वारा। इनका जो अगर हम समय देखें तो 1871 से 1926 का रहा है। 1871 से 1926 तक रहा है माधव राव सप्रे का समय। जो माधव राव सप्रे हैं वह सरकारी पद पर भी थे, तहसीलदार के रूप में। तहसीलदार, अगर आपसे पूछ ले कि जो माधव राव सप्रे हैं किस सरकारी पद पर आसीन थे, तो तहसीलदार थे। इन्होंने फिर अपनी सेवाएं समाप्त कर दी, अंग्रेजों के उस समय अधीन का काम चला हुआ था, तो उन्होंने पद त्याग दिया और लेखन कार्य में रहे। ठीक है, इनके वहाँ से जहाँ से इनका संबंध है छत्तीसगढ़ के आसपास एक क्षेत्र आता है बिलासपुर, जहाँ पर कोई पत्रिका नहीं निकलती थी, इसलिए इन्होंने वहाँ से एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ मित्र। और जो छत्तीसगढ़ मित्र है इस पत्रिका का प्रकाशन जो है वो किया गया 1900 ईस्वी में। कब किया गया? 1900 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया गया या निकाली गई पत्रिका। और ये कैसी थी? मासिक पत्रिका रही है। मासिक पत्रिका रही है और इसी पत्रिका में एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन किया गया। और जो एक टोकरी भर मिट्टी है इसका जो समय है वो कब का रहा है? ये रहा है 1901 ईस्वी में। हालांकि शायद ये 3 वर्ष तक इसका प्रचलन रहा छत्तीसगढ़ मित्र का, उसके बाद ये बंद हो चुकी थी। इसके अलावा इनके द्वारा जो पत्रिकाएं निकाली गई है, एक तो है हिंदी केसरी। ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र के अलावा इनकी जो पत्रिका है वो कौन सी है? हिंदी केसरी। हिंदी केसरी मूलतः इनका पत्र नहीं है। हिंदी केसरी मूलतः इनका पत्र नहीं है। लोकमान्य तिलक रहे। ठीक, क्या है? लोकमान्य तिलक। लोकमान्य जो तिलक जी हैं उनके द्वारा एक पत्र निकाला गया था जिसका नाम था मराठी केसरी। मराठी केसरी। इसी पत्र को इन्होंने, मराठी केसरी नामक जो पत्र है, इसी पत्र को इन्होंने हिंदी भाषी प्रदेश में हिंदी केसरी नाम से चलाया। मराठी केसरी कौन चला रहे थे? लोकमान्य तिलक। और इसी पत्र का हिंदी संस्करण कौन चला रहे हैं? आपके माधव राव सप्रे, हिंदी प्रांत में हिंदी केसरी नाम से। और एक तीसरा जो पत्र है जिसका ये प्रकाशन किया करते थे आप करमवीर भारती। करमवीर भारती।
करमवीर भारती नामक पत्र का भी इनके द्वारा क्या किया गया था, प्रकाशन किया गया था। और करमवीर भारती के संपादक कौन रहे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा करमवीर पत्र का संपादन किया गया था। प्रकाशन करने वाले कौन है, माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे के द्वारा हिंदी केसरी का भी संपादन किया गया था और छत्तीसगढ़ मित्र इनके द्वारा निकाला गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र का समय बता दिया 1900 में, और ये एक आपकी मासिक पत्रिका रही है। 1901 में इसी में एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन किया गया, किसमें, छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्र में। ठीक है, अब आ जाइए इनके रचना पर जो एक टोकरी भर मिट्टी है। अगर हम माधवराव सप्रे की बात करें तो इनके द्वारा जो है छत्तीसगढ़ मित्र या करमवीर भारती है, इसमें स्वदेश के प्रति बातें लिखी गई और जो आपके विदेश है उनको त्यागने की, विदेशी जो चीज़ें हैं उनको त्यागने की चीज़ों की बात इन्होंने की थी। और जिस कारण इनके मित्र और इनको क्या करना पड़ा, इनको जो है वो जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन जो इनके मित्र थे उन्होंने माफ़ीनामा पत्र लिख के वहाँ से निकल गए थे और इन्होंने माफ़ीनामा पत्र लिखना गवार ना समझा और इन्होंने माफ़ीनामा पत्र नहीं लिखा और जेल में ही रहे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बाद में इन्होंने माफ़ीनामा पत्र लिखकर जेल से बाहर निकले, लेकिन अपने आप को लज्जित महसूस किया कि मैंने माफ़ीनामा पत्र लिखा और धीरे धीरे इन्होंने संन्यास लेना शुरू कर दिया। फिर अंततः इन्होंने भीख मांगकर अपना जीवन व्यापन किया, फिर एक मठ में रहने लगे और वहीं इनका जो है वो अंतिम जो समय वो माना जाता है और देहांत 1926 का रहा है। आ जाते हैं कहानी पर। तो इनकी कहानी का नाम क्या है, एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी है। यह अगर हम कहानी देखें तो सबसे पहली चीज़ इसमें आती है कि आदर्शवाद पर आधारित है। किस पर है, आदर्शवाद पर आधारित है, क्योंकि इसमें जो अंत है वो कैसा दिखाया गया, आदर्शवाद है। क्योंकि जो विधवा, इसमें विधवा के वचनों से जो साहूकार है या जमींदार है, ये जिसको श्रीमान के नाम से संबोधित किया जाता है, उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक टोकरी भर मिट्टी है यह कैसी कहानी है, एक आदर्शवाद कहानी है। ठीक है, इसमें जो दिखाया गया, इसमें क्या दिखाया गया कि जमींदार द्वारा किस तरह से गरीब पर जो अन्याय किया जा रहा था उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, जमींदार द्वारा गरीबों पर किया जा रहा अन्याय है उसका इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अगर इस कहानी में हम और बात करें तो स्वार्थ और अहम भावना का इसमें वर्णन किया गया है। स्वार्थीपन और अहम भावना, जो जमींदार है वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहम के लिए, अपने अहंकार के लिए उसका जो महल है वो बड़ा है, अपना उसका जो अहाता है, इसमें अहाता शब्द का प्रयोग किया गया है कि जो अपने महल का अहाता है उसको बढ़ाना चाहता है और महल के जो सामने है वो उस बुढ़िया की झोपड़ी है और उस झोपड़ी को वो हटाना चाहता है कि इस बुढ़िया जो है ये यहाँ से चली जाए और मैं अपने महल का अहाता मतलब जो हम घर के बाहर चार दीवारी करते हैं उसी को अहाता कहा जाता है। तो उसका अहाता बढ़ाना चाहता है अपने महल का और जिस कारण उस बुढ़िया को वहां से निकालता है, तो उसमें वो स्वार्थीपन या अहम भावना जो है वो जमींदार के अंतर्गत रही है। जमींदार द्वारा गरीब पर किया गया अन्याय है उसका वर्णन किया गया है। कहानी किस पर लिखी गई है, आदर्शवाद पर लिखी गई है। या फिर हम एक चीज इसमें और कर सकते हैं, वर्ग भेद का वर्णन है। वर्ग भेद या वर्ग अंतर, उच्च वर्ग निम्न वर्ग की बात की गई है कि किस तरह जो उच्च वर्ग है वो निम्न वर्ग को बिल्कुल नीचा समझकर उसको प्रताड़ित करता है, उस पर अन्याय करता है। उस चीज का भी इस कहानी के अंतर्गत वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम, ये तो होगी इस कहानी में बातें क्या है, आदर्शवाद पर आधारित बता दी। ठीक है, जमींदार द्वारा गरीबों पर किया जा रहा अन्याय, स्वार्थ अहम की भावना, वर्ग भेद का इसमें चिंतन है और अंततः कैसा बताया है, आदर्शवाद पर आधारित या अंत में जमींदार का जो हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसमें जो पात्र हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। पहला जो पात्र है वो कौन है, जमींदार है और जमींदार को श्रीमान कहकर संबोधित किया गया है कि श्रीमान साहब अपने महल का अहाता बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, एक कौन है, दूसरी इसमें पात्र हैं वो हैं विधवा बुढ़िया है जिसकी की झोपड़ी है उस महल के सामने। ठीक है, उस बुढ़िया का, विधवा का एक पुत्र था, उसका देहांत भी उसी झोपड़ी में होता है। इस विधवा का जो पति था उसका देहांत भी इसी झोपड़ी में होता है और इस विधवा की जो
पतोह बहुत ही उसका देहांत भी उसी झोपड़ी में होता है। इसलिए वो कहती है कि इस झोपड़ी से मेरा लगाव है, मेरी यादें हैं और मैं इस झोपड़ी को त्याग नहीं सकती, छोड़ नहीं सकती। लेकिन जो जमींदार है वो इस झोपड़ी को हटाना चाह रहा है। पहले वो अपने आप बात करता है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो वो वकीलों की जेब गर्म करता है और इस तरह वकालत जो आपके अदालत के थ्रू है वो उस झोपड़ी को है वो वहाँ से हटाने में या उस विधवा बुढ़िया को वहाँ से हटाने में क्या है वो सफल हो जाता है और बुढ़िया को हटा देता है। उसमें विधवा की एक पोती है, ठीक है, पोती है जो कि कितने वर्ष की है पूछा जा सकता है, 5 वर्ष की है, 5 वर्ष की पोती है, ठीक। और वो पोती और विधवा ये 2 व्यक्ति हैं, 2, ठीक है, 2 जन हैं जो उस झोपड़ी में रह रहे थे और लेकिन जमींदार की वकालत या उसके जो अहम भाव के कारण है उनको वो झोपड़ी त्यागनी पड़ती है, छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ दिन हो गए और वो जो पोती है वो दूसरी जगह जाकर खाना नहीं खा रही थी, इसीलिए जो बुढ़िया है वो वापसी आती है, झोपड़ी में आती है अपनी और अपने जो जमींदार हैं उनको कहती है कि मुझे इस झोपड़ी से क्या है उस चूल्हे की मिट्टी निकाल लेके जानी है, ताकि शायद जो मेरी पोती है उसमें यादें बसी है इस झोपड़ी में। और एक टोकरी जो है वो मैं भर के मिट्टी लेके जाती हूँ और इसी मिट्टी से वहाँ चूल्हा बनाती हूँ ताकि जो बच्ची है वो खाना खा ले। तो जमींदार जो है वो पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में दया करके कहता है कि हाँ आप टोकरी भर लीजिएगा, और वो मिट्टी की टोकरी भर लेती है और झोपड़ी से बाहर टोकरी उठा के बाहर आती है आंगन में। फिर साहब से दरख्वास्त करती है, श्रीमान से दरख्वास्त करती है कि आप से आग्रह है कि आप जो है वो टोकरी मेरे सिर पर रखवा दें। तो जमींदार नौकरों को भी नहीं कहता, वो खुद ही उसमें दया भाव सा जो जाग जाता है और वो क्या है उस टोकरी को उठाकर उसके सिर पर रखना चाहता है। लेकिन उससे जो वो टोकरी है वो 1 भी इंच इधर उधर नहीं हिली, टस से मस नहीं हुई। जो टोकरी है जहाँ थी वहीं की वहीं रही, उससे नहीं उठी। उसके काफ़ी यत्न करने के बाद भी जब ना हिली तो बुढ़िया ने जो है वो जवाब, विधवा कहती है कि साहब बुरा ना माने, लेकिन आपसे 1 टोकरी भर मिट्टी ना उठ पा रही है। तो इस झोपड़ी में ना जाने कितनी टोकरियां हैं, उनका बोझ आप जीवन भर कैसे उठाओगे। और अंततः उसी कथन के साथ जो है वो कहानी का अंत दिखाया गया है और वो क्या है उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है इस कथन से। और उस झोपड़ी में रहने के लिए विधवा और पोती को जो है वो कहता है कि आप इसी झोपड़ी में रहिए, आप कहीं ना जाएं, और वो वापसी आकर उसी झोपड़ी में रहना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से इस कहानी का अंत दिखाया गया, आदर्श दिखाया गया, ठीक है। तो यही इसमें कहानी है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, ठीक। जो इसमें कुछ कथन है बहुत ज़्यादा नहीं है, एक यही है कि आप 1 टोकरी आपसे उठ नहीं रही है तो आप इतनी टोकरियां जो इस झोपड़ी में पड़ी हैं वो उनका बोझ आप जीवन भर कैसे उठाओगे। किसका कथन है, बुढ़िया का कथन है, किसके प्रति है, जमींदार के प्रति है। इससे कथन ज़्यादा नहीं है, वार्तालाप नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ें आपको बता दी है कि हल्के से पात्र ये वाले हैं। एक और पात्र गौण जोड़ना हो तो वकील है, वकील के ज़्यादा कथन इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा रही है कि वकीलों की जो जेब है वो गर्म कर दी गई और अदालत में जो है वो बुढ़िया को जो है वहाँ से हटने के आदेश दिए वकालत द्वारा, ठीक है, अदालत के द्वारा। उसके बाद बुढ़िया हट जाती है वहाँ से, विधवा हट जाती है, लेकिन अंततः उस वचन के द्वारा उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और अंततः वो झोपड़ी में वापसी आ जाते हैं। ये कहानी रही है। फिर अगली वीडियो में हम दूसरी कहानी के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। और यदि आप लोग, ये तो हैं आपकी निर्धारित रचनाएं जिनकी सीरीज में लेके आ रहा हूं और शायद नियमित एक दिन, हर दिन हम ये जो है वीडियो बनाएंगे या फिर एक दिन छोड़कर ये वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा यदि आप संपूर्ण साहित्य, इसके अलावा जो साहित्य है, वैसे तो आप लोगों के पास अब तक कंटेंट पहुंच जाना चाहिए, चाहे आप किताब के माध्यम से पढ़ रहे हैं या जिन लोगों ने नोट्स ले रखे हैं उनके माध्यम से पढ़ रहे हैं। आपके पास स्क्रीन में दिख रहा होगा कि जो हस्तलिखित नोट्स हैं मेरे पास, ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, कितने पेज पर हैं, वो आपको इंडेक्स पूरा दिख रहा होगा। इसमें इतने इसमें टॉपिक हैं और इन टॉपिकों पर हाथ से लिखा हुआ जो है वो सारा कंटेंट आपको मिलेगा। ये आपका हिंदी साहित्य का है। अगर आप हिंदी व्याकरण के चाहते तो हिंदी व्याकरण का भी मिलेगा। और यदि आप बीएड पोर्शन जो लगा है उसमें भी कुछ टॉपिक हैं, वो भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उसका भी इंडेक्स आपको रखा हुआ है साथ में, वो भी आप देख सकते हैं। ये टॉपिक जो इसमें मेंशन किए गए हैं और बीएड वाला जो टॉपिक है इसमें आपके टॉपिक
के अलावा जो है वो प्रश्न भी लास्ट में डाले गए हैं। जो टॉपिक हैं वो हाथ से लिखे गए हैं और जो प्रश्न है वो टाइप किए हुए हैं, वैसे ही प्रिंट किए गए हैं। ठीक, अब बार बार बच्चे कहते हैं कि सर आपको जो व्हाट्सएप पे है वो ज़्यादा बात नहीं कर पाते क्योंकि हम एकेडमी में ही पढ़ाते हैं। तो यदि आप लोग चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या है, इन तीनों के, साहित्य के भी, व्याकरण के भी और बीएड पोर्शन के भी डेमो डाले गए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद ही आप आइएगा। ठीक है, किसी के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर शायद हमारे साथ फ्रॉड हो जाए, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी मैंने हज़ारों कॉपियाँ दे दी है, तो ऐसा किसी के साथ ना हुआ है, ना हम करते हैं। हाँ, दूसरों का हम नहीं कह सकते कि सभी एक जैसे होते हैं। अपने अपने हिसाब से अपनी तैयारियाँ करते रहें, किताबें पढ़ते रहें। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं कि या तो आप बुक्स पढ़ें, बेहतर है अगर आपके पास बुक्स हैं। और नोट्स की बात करें, अगर नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो आपके पास नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। कॉल उठाने में थोड़ी दिक्कत रहती है क्योंकि हम क्लासों में रहते हैं, एकेडमी में रहते हैं। हाँ, व्हाट्सएप का ये कि जब समय लगता है जवाब जरूर दे दिया जाता है। तो आप व्हाट्सएप के थ्रू आप जुड़े, हमसे बात करें। और आप अगर नोट्स मंगवाना चाहें मंगवा सकते हैं। और उसका प्राइस आप लोगों को पता भी है कि जो साहित्य के हैं वो 450 के हैं, व्याकरण के 300 के हैं और बीएड के भी 300 के हैं। उसके बाद प्लस आपका क्या रहता है, 50 रुपये का डिलीवरी 70 रुपये का डिलीवरी चार्ज है अगर आप इकट्ठा मंगाते हैं। अगर 300 वाली मंगाएंगे तो 50 रुपये डिलीवरी चार्ज है, और अगर 450 वाली मंगाएंगे तो 70 का डिलीवरी चार्ज है। अगर आप इन तीनों को इकट्ठा मंगाते हैं तो आपको बोला गया है कि 800 की पड़ जाएगी प्लस 70 रुपये डिलीवरी चार्ज होगा। ठीक है, ये रहे। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पे आप आराम से व्हाट्सएप कीजिएगा, बातचीत कीजिएगा। और फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।